They did not listen to us. लेकिन फिर क्या हुआ? संसद को आपने मैनेज कर लिया, सड़क को आप मैनेज नहीं कर पाए। सड़कों पे आंदोलन आया, सड़कें जाग गई, लोग सड़कों पे उतर गए। आपको चंद महीनों बाद हाथ जोड़ते हुए वापस लेना पड़ा कि जब चुनाव हो जाते हैं तो विपक्ष का कोई अलग से प्रधानमंत्री नहीं होता है। नरेंद्र मोदी जी मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। मैं किसके पास शिकायत लेके जाऊं? भैंस, मंगलसूत्र, मुजरा बेटी चुरा ले जाएगा, उठा ले जाएगा। देखिए, मैं अक्सर अपने बीजेपी के साथियों को कहना चाहता हूं कि जब तुम महाराष्ट्र की विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हो तो एक नजर झारखंड पे क्यों नहीं डालते? चंद्रा बाबू 19 के चुनाव में हमारे साथ थे। देखिए, पॉलिटिक्स में डिसीजन मेकिंग का भी एक पॉइंट होता है। ये दोनों ही लोग रिग्रेट करेंगे। इन दोनों ही लोगों को ये एहसास होगा, आज नहीं, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, कि they have been used. नमस्कार, कथনৰ এক বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছো। আৰু আজি আমাৰ অতিথি হৈছে বিশিষ্ট ৰাজনীতিবিদ আৰু राज्यसभा एमपी अध्यापक मनोज कुमार झा। मनोज जी, आपको स्वागतम हम लोग का ये प्रोग्राम के लिए। अभी आप शुभकामना। थैंक यू वेरी मच। शुभकामना, शुभेच्छा शुभेच्छा। अभी My first question, मैं अभी हिंदी अंग्रेजी मिक्स करके बोलूंगा। Language should not be a problem for us. The communication should be the main thing. Yeah. Okay. अभी आफ्टर हरियाणा और महाराष्ट्र का जो इंडिया ब्लॉक का जो डिफीट हुआ, उसके बाद ये देश का, नेशन का मेजर्स क्या है? What is the mood of the nation after the Haryana and Maharashtra defeat of India bloc? Thank you very much for this question. मैं एक बात कहना चाहता हूं. This nation is too big. From Kashmir to Kanyakumari, from Assam, Arunachal to Andhra Pradesh. The mood of the nation is certainly to preserve the Indian Constitution and the rule of law. एक आध चुनाव में हार होती है, इससे मैं इनकार नहीं करता। हरियाणा अप्रत्याशित था, महाराष्ट्र में भी स्केल ऑफ डिफीट ऑफ इंडिया ब्लॉक अप्रत्याशित था। None of us expected that. But at the same time, those who believe that India bloc is down and out, they should factor in Jharkhand election also. Your chief minister was there for literally 2 months in Jharkhand, together with Shivraj Singh Chauhan ji, Honorable Minister for Agriculture, and they were all hoping that they are going to form the government in a big way. They lost in a big way in Jharkhand. So what I essentially mean to say that through June 4 verdict, the people of this country gave a message to the ruling party, BJP, and to us. To us, the message was keep fighting. India needs a very strong opposition, an opposition which should be ready to take up the mantle in 2029, if not before. At the same time, the message to the BJP was that don't allow politics of arrogance, and a brute majority should not lead you to usher into a majoritarian politics. ये महासागर के चरित्र वाला देश है, इसको तालाब मत बनाओ। तालाब गंदा हो जाता है, महासागर में क्लीनिंग होती रहती है। I think in that way, the mood of the nation is to have a very strong opposition
which should be strong inside the parliament, as also on the streets, on the roads, in the villages, in the cities, in the universities, fight for people's right. आई थिंक ये मैसेज हमारे लिए है। और उसमें जाहिर है, चुनाव जब आप एक हारते हैं तो थोड़ा दुख होता है कि कहां चीजें गलत हो गई, लेकिन कोई भी चुनाव आखिरी चुनाव नहीं होता है। और जो कोई लोग डेमोक्रेसी में विपक्ष का या विपक्ष के दलों की ऑबिचुअरी लिखते हैं, अब तो ये खत्म हो गए, अब ये कभी नहीं आएंगे, उन्हें स्मरण रखना चाहिए कि ये बीजेपी 84-85 में 2 सीट पे थी, ओनली 2 लोकसभा सीट्स, लेकिन आज कहां है? तो ये डेमोक्रेसी का नेचर है, इट्स अ साइकिल and we should respect that cycle. That's what I wish to convey. Now, अभी मेरा दूसरा सवाल ये है, you have very rightly said that ये जो इलेक्ट्रल डिफीट है ये महाराष्ट्र और हरियाणा में, तो फिर भी मूड ऑफ द नेशन इज दैट ओके वी वांट a constitutional rule of the law, ये वगैरह। बट ये बात एक है, मेरा दूसरा सवाल ये है, मतलब ये जो नेशन का जो मूड है, ये दोनों इलेक्शन डिफीट ने, मेरा ख्याल से, आपका क्या ख्याल, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये इलेक्शन डिफीट ने, ये दोनों राज्य का जो इलेक्शन डिफीट है, is I do not think that the mood of the nation is affected by the defeat of the India bloc parties in these 2 elections. और ये इलेक्शन में भी इतना हेरा फेरी का बहुत ही सवाल उठता है। आपका क्या जवाब है? नहीं, देखिए, मैं अक्सर अपने बीजेपी के साथियों को कहना चाहता हूं कि जब तुम महाराष्ट्र की विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हो तो एक नजर झारखंड पे क्यों नहीं डालते हो? क्योंकि जिस स्केल पे आप महाराष्ट्र में जीते, उतनी ही स्केल पर बुरी तरह आप झारखंड में हारे। तो ये तराजू के 2 पहलू हैं, एक पे आपकी विजय हुई, एक पे हमारी हुई। और महाराष्ट्र को लेकर के तो कई पॉलिटिकल पार्टीज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची हैं, चाहे वो वोटर डिलीशन का मामला हो या एडिशन का मामला हो, ये बहुत सारे मामलात हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस देश के लोग संघर्ष के लिए तैयार हैं, वो विपक्ष की ओर देख रहे हैं, और विपक्ष को ये सोचना होगा कि ये लड़ाई सिर्फ इलेक्शन तक की लड़ाई नहीं होती है, ये सड़कों की लड़ाई है। किसान कौन सा चुनाव लड़ रहा है, लेकिन वो सड़क पे संघर्ष कर रहा है। बस्तर में लोग सड़क पे संघर्ष कर रहे हैं, मणिपुर में लोग रेस्टोरेशन ऑफ नॉर्मेलिटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, विश्वविद्यालयों में लोग फेयर एग्जामिनेशन और फेयर अपॉइंटमेंट के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये सारे संघर्ष हिंदुस्तान की आत्मा है और यही हमारी पॉलिटिक्स का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। इसलिए मैं कतई नहीं मानता कि एक महाराष्ट्र, जो कई तकनीकी पहलू हैं जिसमें, उसकी हार के बाद मूड ऑफ द नेशन, असल में मूड ऑफ द नेशन बिल्कुल बदल गया। असल में बीजेपी के साथ दिक्कत है कि अगर वो पंचायत चुनाव भी जीतती है तो उसको ऐसे परोसती है कि उन्होंने जैसे यूरेका ये पा लिया, जबकि वो सच नहीं है। कई राज्यों में आप बहुत बुरी तरह हारे। आपने, अब पहले सरकार जो केंद्र की होती थी 356 का इस्तेमाल करती थी। आपके पास एक ऑपरेशन लोटस है, आप 356 नहीं करते हो, आप दल समेत पूरी की पूरी पार्टी ही इधर ले आते हो। तो ये कौन सा डेमोक्रेटिक नॉर्म है? मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये संघर्ष मल्टी फेसेटेड है, मल्टी डायमेंशनल है और ये चलता रहेगा। ठीक है। अभी मेरा दूसरा सवाल ये है, लोकसभा इलेक्शन का बाद लोग सोचता था, मतलब जो अभी 3rd टर्म में मोदी जो आया, उसमें बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो है, बट उसका पास मेजोरिटी नहीं था। ये गवर्नमेंट था, मतलब ये चंद्रबाबू नायडू और आप लोग का बिहार का नीतीश कुमार का समर्थन से चल रहा है।
तो लोग सोचता था मतलब इस टाइम बीजेपी मतलब मोदी इतना आक्रामक नहीं होगा, इतना मतलब एग्रेसिव नहीं होगा। बट हम लोग ने क्या देखा, हम लोग ने तो देखा ये तो पहले के तरफ आक्रामक ही है, एग्रेसिव है। इसमें आपका नहीं, क्या है? देखिए, नहीं, आपने, आपका सवाल बहुत अच्छा है। मैं आपको एक बात बताऊं, आप जून से लेकर के सितंबर तक के मोदी जी को देखिए। जून से सितंबर, मैं क्यों कह रहा हूं ये बात? जून से सितंबर मोदी जी को यह एहसास हुआ कि भारत की जनता, जिसके पास वो अब की बार 400 पार के लिए गए थे, उसने 240 के लाले पड़वा दिए। प्रधानमंत्री जी खुद 11 बजे दिन तक ट्रेल कर रहे थे, अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से पीछे चल रहे थे। मोदी जी ने पूरे 10 बरस एनडीए शब्द का नाम नहीं लिया। लेकिन अगर आप बीते जून से देखें तो मोदी जी अब बीजेपी का नाम नहीं लेते हैं। एनडीए, एनडीए, एनडीए। ये भारतीय लोकतंत्र में कलेक्टिव की विजय है, सामूहिकता की विजय है। अब बीजेपी के बदले उन्हें एनडीए बोलना पड़ रहा है। और जिसको आप आक्रामकता कहते हैं, उसको मैं मानता हूं कि वो प्रधानमंत्री जी का एक ऐसा गहना है, जिस गहने का वो इस्तेमाल करते हैं अपने को मजबूत दिखाने के लिए। आक्रामकता इस बात से होती है कि आप अपने देश की रक्षा के लिए बॉर्डर के अक्रॉस कितना सख्त संदेश देते हैं, चाइना को क्या संदेश देते हैं, अलग अलग मुल्कों में देश के बारे में क्या संदेश देते हैं। आक्रामकता का यह मतलब नहीं होता है कि हमारे विरोधी अगर जीत गए तो आपका भैंस खोल ले जाएंगे, आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, आपकी बेटी उठा ले जाएंगे। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल पंचायत के चुनाव में भी लोग नहीं करते हैं। इससे ज्यादा गरिमा के साथ लोग बातचीत करते हैं, पर इसको मैं आक्रामकता नहीं मानता। इसको मैं मानता हूं एक इस प्रकार का व्यवहार जो प्रधानमंत्री जी के पद से, क्योंकि मैं बार बार एक बात कहता हूं भाई, कि जब चुनाव हो जाते हैं तो विपक्ष का कोई अलग से प्रधानमंत्री नहीं होता है। नरेंद्र मोदी जी मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। मैं किसके पास शिकायत लेके जाऊं? भैंस, मंगलसूत्र, मुजरा, बेटी चुरा ले जाएगा, उठा ले जाएगा, ये प्रधानमंत्री जी की भाषा होनी चाहिए क्या? इस पद पर जवाहरलाल नेहरू से लेकर के अटल जी, इंदिरा जी, मोरारजी भाई, वीपी सिंह, देवेगौड़ा, लाल बहादुर शास्त्री, चरण सिंह, चंद्रशेखर, नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह, हमने किसी की ये जुबान देखी? को किसी ने इस भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। ये भाषा आक्रामकता की नहीं है, ये भाषा गरिमा विहीन शब्दावली रसूखदार लोग जब इस्तेमाल करने लगते हैं तो देश के लोकतंत्र को चोट लगती है, देश की आत्मा कराहती है। और ये हम सब के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। हालांकि मैं फिर से कहूंगा कि अब प्रधानमंत्री जी 240 के बाद भाजपा भाजपा नहीं बोलते हैं, एनडीए एनडीए बोलते हैं। ये, मैं एनडीए में नहीं हूं, लेकिन मेरा मानना है कि ये लोकतंत्र में कलेक्टिव आइडेंटिटी, सामूहिक पहचान की विजय का क्षण है। अभी मतलब ये भी हो सकता है, मतलब वो जो आपने जो बताया, मतलब इतना इतना ऐसे बात, ये मतलब क्या उनका आक्रामक नहीं है, ये मतलब भय का एक एक्सप्रेशन है क्या? भय, इट्स देखिए, हाँ, प्रधानमंत्री जी भय और गुस्से का सम्मिश्रण करते हैं, फियर एंड एंगर। उनकी पूरी राजनीति, it's a combination of fear and anger. an anchor. He generates fear, and by virtue of that fear he pretend to be posing for an angry, I won't say young man, an angry man. Now you तो have ये जो captured, चीजें हैं, you have captured ये, it very nicely. It is an expression of जी, his fear and anger. Thank you, very good. एंगर, हाँ हाँ। जी। अभी मेरा तो दूसरा,
दूसरा जी। सवाल ये है, तीसरा सवाल, अभी जो एनडीए का सरकार चल रहा है, जो भी मोदी जी ने जो भी डिसीजन ले रहा है, मतलब वन नेशन वन इलेक्शन, जितना भी एंटी पीपल डिसीजंस मोदी जी ने ले रहे हैं, ये एनडीए गवर्नमेंट ले रहे हैं, हम, मैं नहीं सोचता हूं ये सिर्फ हम लोग को सिर्फ मोदी का तरफ एक तरफ देखना चाहिए, हम लोग को नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का भी उस तरफ भी देखना चाहिए. Don't you make these two guys, these two persons responsible for the decisions taken by this NDA government? What do you think? Look, you are absolutely right. But in case of Nitish Kumar, I can tell you, we have very sweet, bitter relationship with him. When he faces trouble from BJP, he comes to Lalu ji and Tejaswi ji that please rescue me. बीजेपी मुझे खत्म कर रही है. Last time also when Nitish ji approached Tejaswi ji कि पार्टी मेरी खत्म कर देंगे बीजेपी वाले, तो तेजस्वी जी बहुत तैयार नहीं थे, रिलक्टेंट थे. फिर भी उन्होंने कहा कि सुनिए, मैं मदद को तैयार हूं, लेकिन मेरी कुछ शर्त है. एक तो यूथ के जॉब्स की शर्त है, मुझको फ्री हैंड दीजिए, और दूसरी शर्त है कि इस एजेंडे पे काम किया जाए, सेट ऑफ पॉइंटर्स. वो तैयार हो गए, 5 लाख लोगों को नौकरी मिली. चंद्रा बाबू 19 के चुनाव में हमारे साथ थे. देखिए, पॉलिटिक्स में डिसीजन मेकिंग का भी एक पॉइंट होता है. ये दोनों ही लोग रिग्रेट करेंगे, ये दोनों, इन दोनों ही लोगों को ये एहसास होगा, आज नहीं 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, कि दे हैव बीन यूज्ड फॉर एंटी पीपल डिसीजंस, दे हैव बीन यूज्ड इन एंटी फेडरल डिसीजन. क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन, मैं मानता हूं कि ये फेडरलिज्म और स्टेट्स की ऑटोनॉमी पर भी आघात है. इस देश में तो वन नेशन वन इलेक्शन था 1964-65 तक. फिर क्या हुआ? क्षेत्रीय पार्टियां, रीजनल पार्टीज एमर्ज्ड, whether it is in Odisha or Tamil Nadu or in different parts, even in North India, Bihar, यूपी. तो एक साइकिल टूटा वन नेशन वन इलेक्शन का. आज भी इनके पास गारंटी नहीं है कि एक बार जब सारे चुनाव एक साथ करा लोगे और अगर किसी राज्य में सरकार नहीं बनी या बन के गिर गई, तो आप क्या करोगे? आप गवर्नर के माध्यम से सरकार चलाओगे अगले चुनाव तक? विल दैट बी अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट? कतई नहीं, वो प्रॉक्सी गवर्नेंस होगी. तो मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे मसले हैं जिस पर इन दिनों एनडीए की मदद से मोदी जी कुछ निर्णय ले रहे हैं. लेकिन एक मैं बात बता दूं, आप याद करिएगा, ये जो किसान का बिल है, कानून जो बने थे, पार्लियामेंट में इन्होंने तो पास करा लिया. हम सब हाथ जोड़ के कहते रहे कि इस पर विशद चर्चा करो, देयर शुड बी अ ब्रॉडर डिस्कशन, लिसन टू अस. दे डिड नॉट लिसन टू अस. लेकिन फिर क्या हुआ? संसद को आपने मैनेज कर लिया, सड़क को आप मैनेज नहीं कर पाए. सड़कों पे आंदोलन आया, सड़कें जाग गई, लोग सड़कों पे उतर गए. आपको चंद महीनों बाद हाथ जोड़ते हुए वापस लेना पड़ा. यह सड़क की ताकत होती है, और ये ताकत संसद से सिर्फ आप मैनेज नहीं कर सकते. ये ताकत ही मोदी जी को भारी पड़ेगी, चाहे संविधान की ताकत है या सड़क की ताकत है. आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंट कमेंट यू हैव मेड, जो अभी ये दोनों का मतलब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, they will have to regret their decision. अभी हम लोग का पास, अभी हम असम में देख रहा हूं, अभी महाराष्ट्र में भी शुरू हो गया. महाराष्ट्र में उन्होंने क्या किया, ये जो रीजनल फोर्सेस था उसको कितना किसी तरीके से इन लोग ने कर दिए. हम लोग का असम में इन लोग को है एजीपी, उन लोग का पास साथ है, फिर उन लोग का
होना और नहीं होने का कोई मतलब ही नहीं होता है। बिल्कुल। जो जो मैं आपको बता रहा हूँ, आसाम आसाम के बारे में मैं बताऊं, मेरे बहुत सारे दोस्त आसाम से थे। जब मैं यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में था तो असमीज मुस्लिम और असमीज हिंदू में फर्क करना मुश्किल था। अखोमिया, everybody is talking की खबर, आला से नाय, everybody is singing गोटे गौसे गौसे पार्टी डीला, that थैंक यू song. वेरी मच, It was थैंक यू वेरी मच। it was so difficult to make a distinction. What has happened in Assam today? A polarized society. I think this is what BJP is doing everywhere. Polarization in society, eating, finishing regional parties, attacking federal character, majoritarian agenda. Ultimately, all these things will make entire India regret what happened. And I tell you, so tomorrow, if the opposition comes to power, हमें 50 साल लगेंगे, 40 साल लगेंगे इस देश के डैमेज को रिपेयर करने में। इतना डैमेज हो चुका है सामाजिक रिश्तों में, आपसी व्यवहार में, युवाओं के रोजगार के मसले पे। I mean, you ask for a job, you are lathi charged. Farmers want to meet the ministers, they are tear gassed. I think this is not Indian democracy we knew. This is not the society we knew. और ये सारी चीजें बीजेपी के कोर एजेंडे का हिस्सा है। बट as I have been saying, कि more than political parties, people of this country will take back their idea of India, will restore their idea of India, their idea of Assam, their idea of Nagaland, their idea of Manipur, their idea of the Indian history and civilization. You were really very, very assertive, and I must thank you for such hope that this country will survive, and the people of this country, they will fight for the idea of India. Now, मेरा आखिरी सवाल है, last question. Now we are going to have election, assembly election in Bihar in 2025. So, how prepared are you for this 2025 assembly election in Bihar? This is my last question, Mr. Jha. And thank you. Thank you. Thank you. I knew this question is coming to me. Right now, before speaking to you, I had a word with my young leader, Tejasvi ji. He has held a press conference today in Darbhanga. अभी वो पद यात्रा पे निकले हुए हैं। उन्होंने वहां आज एक स्कीम लॉन्च की है, वो है माय बहिन मान योजना, जिसके अंदर 2500 रुपए प्रति महीने माय बहिन माताओं बहनों के लिए, और वो लाइन है, टैग लाइन, सुखी महिला समृद्ध महिला सुखी परिवार। I tell you, there are last election we narrowly lost. There was a difference of only 12,000 votes between our alliance and NDA, that is BJP Nitish Ji alliance. And that too, if I could remember correctly, that too, when the election counting was going on, yes, when I was there. I was there. I'll tell you. It slowed down so much. No, slowed down. Postal ballot were misused. So many other things. I don't wish to get into it. Important is that he has underlined, we will continue fighting on jobs, committed to jobs, committed to agro-based industries in Bihar, committed to special status for Bihar, committed to these kind of empowering schemes for women, committed to providing all kinds of support to the youth. His only agenda is Bihar. So if anybody asks me and my leader, whom are you fighting against? Who is your biggest enemy? Yesterday he said the biggest enemy of Tejasvi Yadav is unemployment in Bihar.
That shall be the core agenda. And when I'm talking to you today, I'll meet you after Bihar election. And I can assure you, we are going to do extremely well and we'll repeat Jharkhand in Bihar. And I hope so. I hope that you should do that. You should repeat that. And last thing, it's a pre-thing. Now, just because Mr. Manoj Jha, a very vibrant speaker, a very good orator, a very good parliamentarian, he has agreed to speak to Northeast now, digital media platform of Northeast. So I would like to hear the last word. What would you like to speak to our audience? That is how I Thank would like you. to end Thank this you. conversation. Thank you. Thank you to you. It has been a long pending thing. We couldn't manage. Everybody who is watching this, I can tell you, love you all. Wishes for you all. Bihu is approaching. So many other festivals are approaching, right? And we must strive for India where we are known for we are, not who we belong to, whether religion or any caste or any sect. That's the India I think everybody should aspire for. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. We should all uphold the idea of India. Thank you. Thank you very much.